दोस्तों, आज की कहानी सुल्ताना रजिया के बारे में है, जिसने केवल 4 साल दिल्ली सल्तनत पे रूल किया, लेकिन इस 4 साल के दौरान उसने ऐसे ऐसे काम किए कि उसने इतिहास के पन्नों में अपना नाम छोड़ दिया है। तो सुनते हैं रजिया सुल्तान को। लेकिन रजिया सुल्तान को जानने से पहले उसके पिताजी इल्तुतमिश को जानना बहुत जरूरी है। इल्तुतमिश 22 साल तक सुल्तान था और इस 22 साल के दौरान उसने ऐसे काम किए कि उसने दिल्ली सल्तनत को एक अलग मुकाम पे पहुंचा दिया। इसलिए उसे ट्रू फाउंडर ऑफ द सल्तनत कहते हैं, या सच्चा सल्तनत का फाउंडर ऐसा कहते हैं। उसने सल्तनत को अलग अलग आक्रमणकर्ताओं से बचाया था और सबसे इंपॉर्टेंट, उसने चंगेज खान के आक्रमण से दिल्ली सल्तनत को बचाया था। उसके बाद उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देखनी चाहिए वो है उसकी चहलगनी या इक्तिदारी सिस्टम। अब ये इक्तिदारी सिस्टम क्या होती है और कैसे उन्होंने रजिया को विरोध किया बाद में जब वो सुल्तान बनी। अब सुल्तान जब दिल्ली में राज कर रहा था, उसके पास तो टाइम नहीं था अलग अलग एरिया जाके कैप्चर करने का। तो उसने क्या किया, दरबार में अपने लोगों को बुलाया और उनको पूछा कि कौन जाकर इस एरिया उस एरिया को कैप्चर कर सकता है। फॉर एग्जांपल, उसने पूछा कौन जाके मालवा को कैप्चर कर सकता है। तो एक आदमी आगे आया, वो बोला कि मैं जाके अपने सैनिकों के साथ मालवा को कैप्चर करूंगा। अब वो जाता है, मालवा को कैप्चर करता है, तो टेक्निकली उसको सुल्तान के अंडर वहां पे रूल करने दिया जाता है और वो बन जाता है इक्तिदार उस एरिया का। प्रैक्टिकली उसका कंट्रोल है, लेकिन टेक्निकली वो सुल्तान के अंडर है। सुल्तान जब भी टैक्स मांगेगा उसको भेजना पड़ेगा, आर्मी मांगेगा उसको भेजना पड़ेगा और दरबार में आके उसको सुल्तान के सामने सर झुकाना पड़ेगा। तो ऐसी ये इक्तिदार सिस्टम है जिसमें ऊपर एक सुल्तान था और उसके नीचे एक एरिया होगा और उस एरिया पे ये इक्तिदार रूल करेंगे, लेकिन टेक्निकली वो सुल्तान के अंडर होंगे। तो इस तरीके से 40 लोग आगे आए जिन्होंने 40 एरियाज को कैप्चर किया, जैसे कि रणथंभौर हुआ, मुल्तान हुआ, बठिंडा हुआ और आज के पाकिस्तान के भी काफी एरियाज उसमें थे। और ये 40 लोगों का ग्रुप जो 40 अलग अलग एरिया पे रूल कर रहे थे, इन्हें क्या कहा जाता था, तुर्काने चहलगानी या चालीसा। अब एक तरफ इल्तुतमिश अपनी डेथ के वक्त ये चालीसा को निर्माण करके गया था और दूसरी तरफ अपनी बेटी को सुल्तान बना के गया था। लोगों के मन में अभी भी ये सवाल है कि इल्तुतमिश ने अपनी बेटी को क्यों सुल्तान बनाया। इसका जवाब तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन उसकी डेथ से पहले हमेशा शिकार पर हो, दरबार में न्याय देना हो या आक्रमण करना हो किसी पे, हमेशा सुल्ताना रजिया इल्तुतमिश के साथ रहती थी। तो अब देखते हैं जब 1236 में इल्तुतमिश की मौत के बाद सुल्ताना रजिया सुल्तान बनती है तो स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है। तो जैसे ही वो सुल्तान बनती है, इन 40 लोगों ने उसका पूरी तरीके से विरोध किया, क्योंकि इन 40 को ये पसंद नहीं था कि कोई औरत हमारे सर के ऊपर बैठे। इतना ही नहीं, उसका जो वजीर था निजामुद्दीन जुनैद, उसने भी रजिया का पूरी तरीके से अपोज किया, लेकिन रजिया ने उसे टोटली साइडलाइन कर दिया और अपना काम करते रही। और इसके बाद शुरू हो जाती है उसके खिलाफ अलग अलग साजिशें। सबसे पहली साजिश करती है उसकी खुद की सौतेली माँ, जिसका नाम था शाह तुर्काना। उसका बेटा था रुकनुद्दीन फिरोजा। शाह तुर्काना चाहती थी कि रुकनुद्दीन क्या बने, बादशाह या सुल्तान बने, लेकिन इल्तुतमिश ने तो रजिया को बना दिया। तो एक दिन रजिया जब बाहर शिकार के लिए गई थी, उसने क्या किया, छोटी सी आर्मी जमा की, इन 40 लोगों की मदद से दरबार और मेन फोर्ट को कैप्चर कर लिया और सल्तनत का कंट्रोल खुद के हाथ में लेना चाहा। जब रजिया वापस आई तो उसने देखा कि शाह तुर्काना और रुकनुद्दीन फिरोज ने मेरे साथ धोखा किया है, लेकिन उसने हड़बड़ी नहीं की। थोड़े दिन तक वो रुकी और एक दिन फ्राइडे नमाज का दिन था। उस फ्राइडे नमाज के दिन वो जो मेन दिल्ली की मस्जिद थी वहां पर गई। वहां पर एक प्लिंथ था, प्लिंथ पर वो खड़ी हुई है और लाल कलर का लिबास पहन के गई थी। वो लाल कलर का लिबास इस्लाम में जस्टिस या न्याय का लिबास है और लाल कलर के लिबास पे हमारी सुल्तान खुद आई है। ये देखकर लोग भी उसके आजू बाजू जमा हुए और उनके सामने रजिया ने एक इंस्पायरिंग स्पीच दिया। उसने कहा कि अल्लाह के फजल से, ऊपर वाले के करम से मेरे पिताजी ने, इल्तुतमिश ने मुझे सुल्तान बनाया था। ये तो अल्लाह का करम था, लेकिन इन लोगों ने यानी शाह तुर्काना और रुकनुद्दीन फिरोज ने मुझे धोखा दिया, धोखे से मेरा राज छीना। तो मुझे आज अल्लाह के दरबार में इंसाफ मिलेगा या नहीं? लोगों ने कहा हाँ मिलेगा।
फिर से उसने पूछा मिलेगा या नहीं। लोगों ने कहा हाँ मिलेगा। तो उसने पूछा कैसे मिलेगा। लोगों ने कहा हम दिलाएंगे पत्थरों से। और ये सारे लोग जो मस्जिद में जमा हुए थे वो चले गए महल के बाहर जहां पर शाह तुर्काना और रुकनुद्दीन फिरोज रुके थे। पत्थर मारे उनको बहुत जोर जोर से और शाह तुर्काना रुकनुद्दीन फिरोज भागने लग गए मेन फोर्ट से बाहर। उतने में रजिया जिसके पास अभी छोटी आर्मी थी उसने घेर लिया है शाह तुर्काना और रुकनुद्दीन फिरोज को। और वो घोड़े से उतर कर आई, अपना खंजर निकाला और शाह तुर्काना के गले पे 30-40 बार वार करके उसका खून बहाकर उसकी जान ले ली। सेम फिर वो गई रुकनुद्दीन के पास, उसके भी गले पे बहुत बार वार किया और उसके सर पे जो ताज था वो निकाल कर अपने सर पर रखा। लोग भी ये देखकर हैरान हो गए कि कितनी निर्दयी है सुल्ताना रजिया। लेकिन ये तो बस ट्रेलर था, सुल्ताना रजिया को अभी तक लोगों ने पहचाना नहीं था। अब नेक्स्ट साजिश उसके खिलाफ करते हैं ये 40 लोग। ये जो सुल्तान और 40 लोग थे वो तुर्की से सारे आए थे एंड अब ये रजिया के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे थे किसी भी काम में। तो उसने क्या किया, जो इंडियन मुस्लिम्स है, जो लोअर क्लास मुस्लिम्स माने जाते थे और अफ्रीकन मुस्लिम जो है हजबीज, उनको अच्छी अच्छी पोजीशन पर बिठाना शुरू किया। उसी में से एक था याकूत खान। इस याकूत खान ने शाह तुर्काना के खिलाफ भी रजिया की काफी मदद की थी, तो उसको घोड़ों के अस्तबल का हेड बना दिया था सुल्ताना रजिया ने। लेकिन अब ये जो 40 लोग थे वो अलग अलग अफवाह फैलाने लगे कि रजिया का इस याकूत खान के साथ अफेयर है। ये कैसी सुल्तान है, एक नौकर हजबी एक अफ्रीकन के साथ इसने अफेयर रखा है। इस अफेयर पे एक्चुअली एक मूवी भी आई थी जिसमें याकूत खान का रोल किया था धर्मेंद्र ने और रजिया का रोल किया था हेमा मालिनी ने। एनीवेज, अब ये अफवाह फैलाने लग गए ये लोग। तो बहुत लोगों ने जाके रजिया से पूछा कि ये हम क्या सुन रहे हैं। रजिया बड़ी बोल्ड लेडी थी, उसने क्लियरली कहा जब एक सुल्तान 100 बीवियां रख सकता है तो मैं भी रख सकती हूँ, ऐसा उसने जवाब दिया। ये जवाब सुनकर सब लोग शॉक हो गए और सब लोगों को पता चल गया कि रजिया को हराना इतना आसान नहीं होने वाला। तो अब ये जो 40 लोग थे वो एकदम डेस्परेट हो गए क्योंकि उनमें से ही किसी को पावर भी चाहिए थी। अब उन्होंने खुद रिवोल्ट करना शुरू किया और सबसे पहला रिवोल्ट हुआ ग्वालियर से। ग्वालियर में एक इक्तेदार था आसिफ खान नाम का। उसने क्या किया, रजिया के खिलाफ हरकतें करना शुरू किया। तो रजिया ने भी उसको स्मार्टली हैंडल किया। उसने क्या किया, उस आसिफ खान को एक लेटर लिखा एकदम इमोशन भरा कि आसिफ खान तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हो, हम साथ में खेले हैं, हम दोनों तुर्की ओरिजिन के हैं, तुम तो मुझे बचपन से ही अच्छे लगते थे, लेकिन अब तुम मेरे खिलाफ इतनी बुरी हरकतें कर रहे हो, मेरे दिल को कैसा लगता होगा। ऐसे अलग अलग चीजें उसने उस लेटर में लिखी। बहुत सारे इमोजीज भी ऐड कर दिए। ये इमोजीज देखकर और लेटर पढ़कर दिल फिसल गया आसिफ खान का। उसमें ये भी लिखा था कि आसिफ खान तुम मेरे दरबार में आओ और मुझे बचपन के दोस्त की तरह गले लगो। ये पढ़कर वो एकदम इमोशनल हो जाता है और घोड़े और आर्मी निकालकर चल पड़ता है दिल्ली जहां पर सुल्ताना रजिया थी। जैसे ही दरबार में पहुंचता है वो सुल्ताना रजिया को देखता है सामने और वो कहता है रजिया मैं तुमसे मिलने आ गया। सामने सुल्ताना रजिया बोली आओ आसिफ मेरे गले लगो। वो तख्त से 2 कदम नीचे उतरती है और जैसे ही ये गले लगने आता है अपना खंजर निकालती है और उसके गले में 3-4 बार वार कर कर उसका खून बहाकर उसे बुरी तरह मार देती है। इससे बाकी के इक्तेदारों को मैसेज जाता है कि बुलाती है तो भी जाने का नहीं है। सो रजिया के ऊपर भरोसा करना नहीं है हमें। ये बाकी के इक्तेदारों को क्लियर कट मैसेज जाता है। अब कोई उस पर भरोसा नहीं कर रहा और इंडिपेंडेंटली सब लोग उसके खिलाफ रिवोल्ट करना शुरू हो जाते हैं। तो नेक्स्ट रिवोल्ट होता है उसके खिलाफ रणथंबोर के एक इक्तेदार द्वारा। उसको भी वो सेम लेटर लिख के बुलाना चाहती है लेकिन वो स्मार्ट हो गया है अभी, अब वो आ नहीं रहा। तो आर्मी के साथ वो वहां गई, उसको रिवोल्ट क्रश करके उसे बुरी तरह मार देती है। तो वो खुद जा रही थी लेकिन उसे सक्सेस भी मिल रहा था। नेक्स्ट रिवोल्ट उसके खिलाफ होता है मुल्तान में। सेम मुल्तान में भी वो आर्मी लेके जाती है और वहां के इक्तेदार को मारकर तख्त को अपने प्रोटेक्ट करती है। लेकिन अब नेक्स्ट रिवोल्ट उसके खिलाफ होता है कहाँ पे, भटिंडा या तबरहिंद उस समय का नाम था उसका। तो भटिंडा का रिवोल्ट होता है और वहां का जो इक्तेदार था वो असली में इसका बचपन का बेस्ट फ्रेंड भी था जिसका नाम था अल्तुनिया। तो अब अल्तुनिया सुल्ताना रजिया के खिलाफ रिवोल्ट करता है। सेम सुल्ताना रजिया लेटर लिखकर अल्तुनिया को मनाने की कोशिश करती है लेकिन अल्तुनिया कहता है मैं तेरी बातों में आने वाला नहीं हूँ। अब ऐसा होता है कि रजिया को खुद जाना पड़ता है अटैक करने के लिए अल्तुनिया के ऊपर। लेकिन क्या हो जाता है, अल्तुनिया सुल्ताना रजिया को हरा देता है और उसे जेल में बंदी बनाकर रख देता है। तो अब अल्तुनिया ने रजिया को हरा दिया।
तो जैसे ही ये खबर पहुंचती है बाकी के 39 इक्तेदारों के पास, वो सारे इक्तेदार जमा हो जाता है दिल्ली में एंड ग्रैंड सेलिब्रेशन करने का सोचते हैं। वो कहते हैं अब रजिया का कांटा तो निकल गया, अब किसकी चलने वाली है? हम इक्तेदारों की चलने वाली है। लेकिन अब ये ग्रैंड पार्टी में, ग्रैंड सेलिब्रेशन में एंड पूरे डिस्कशन में सब कुछ करते वक्त वो एक चीज भूल जाते हैं, और वो क्या है? अल्तुनिया को बुलाना और उसका मान रखना। सो अल्तुनिया को ही बुलाते नहीं, अल्तुनिया ने एक्चुअली रजिया को हराया और सारी मशक्कत उसी ने की, उसी की वजह से इक्तेदारों को ये फ्रीडम मिल रहा है, लेकिन उसी को ये बुलाना भूल जाते हैं। शायद वो उसे अभी निगलेक्ट करना चाहते थे, ऐसा उसको भी लगा, और ये शायद वास्तविकता भी होगी। ये जब खबर अल्तुनिया तक पहुंचती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। यहाँ पर दिल्ली में 39 लोग सबसे बेस्ट अभी सेलिब्रेशन के लिए डांसर्स, सबसे बेस्ट खाना, सबसे बेस्ट चीजें मंगा रहे हैं, और वहां पर अल्तुनिया अकेला रो रहा है क्योंकि उसे बुलाया नहीं गया था। ये खबर रजिया तक पहुंच जाती है। रजिया वो जेल के बाहर जो आदमी खड़ा था उसे कहती है जाओ अल्तुनिया को बुला के लेके आओ, मैं उसका वेट कर रही हूँ यहाँ पर, ऐसे कहो उसे। वो जाके कहता है अल्तुनिया को, अल्तुनिया आता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं और आता है रजिया के सामने। रजिया उसे देखती है, उसके कंधे पे हाथ रखती है और उसे कहती है इतना सब तुमने उनके लिए किया फिर भी तुमको बुलाया नहीं, मुझे हराया तुमने, उनको जिताया तुमने, सब कुछ किया तुमने, लेकिन फिर भी तुम्हें बुलाया नहीं। ये सुनकर अल्तुनिया रोने लग गया, उसकी आंखों में आंसू थे। उतने में वो कंधे पे हाथ फिर से जमाए रखती है और उसे कहती है तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, मेरे बचपन के यार हो, बचपन से ही तुम मुझे अच्छे लगते थे। उसकी आंखों के आंसू रुक जाते हैं एंड पता नहीं वो अब उसे क्या कहती है, लेकिन वो दोनों जेल में ही शादी कर लेते हैं। कबूल है, कबूल है, कबूल है, 3 बार तो कहना था। तो अब उन्होंने जेल में शादी कर ली और यहाँ पर दिल्ली में इनकी पार्टी शुरू नहीं हुई थी, तो ये दोनों शादी करके निकाह कर अपनी बड़ी सी आर्मी लेकर पहुंच गए थे। हरियाणा में एक जगह है करनाल जो दिल्ली के बहुत पास है, और यहाँ पर अभी इनकी पार्टी शुरू भी नहीं हुई थी और रजिया और अल्तुनिया आ गए अपनी आर्मी लेकर इनसे लड़ने के लिए। ये 39 लोगों की जो पार्टी की प्लानिंग थी उसको पूरी तरीके से रजिया और अल्तुनिया ने बिगाड़ दिया। अब ये लोग भी बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए कि पार्टी भी नहीं करने दे रहे, तो इन्होंने अभी डिसाइड किया कि अब इनको हरा कर ही, इनको मार कर ही पार्टी करेंगे। तो ये 40 लोगों ने भी अपनी आर्मी जमा की जो कि काफी बड़ी आर्मी बनी और एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ, एक बहुत बड़ा बैटल हुआ। कहाँ पर? करनाल के पास, बिटवीन रजिया अल्तुनिया एक तरफ और ये बाकी के 39 इक्तेदार एक तरफ। दोनों में बड़ी जंग हुई और इस जंग में अब रजिया और अल्तुनिया की साइड हारने लग गई। जैसे ही रजिया को पता चला कि अल्तुनिया रजिया की साइड थोड़ी हार रही है, रजिया ने थोड़ा भागना शुरू किया। यहाँ पर अल्तुनिया को घेर लिया था इन इक्तेदारों ने और अब उसे मारने वाले थे। उतने में अल्तुनिया चिल्लाया, रजिया तुम मुझे छोड़ के कहाँ जा रही हो? रजिया ने कहा मैं खुद की जान बचा रही हूँ। अल्तुनिया ने उतने में कहा कि तुम तो मेरी वाइफ हो और मुझे प्रोटेक्ट करना तुम्हारा धर्म है। उतने में वो कहती है तलाक तलाक तलाक, बैटल ग्राउंड पे ही, एंड 3 बार तो कहना होता है। तो वहीं पर उससे रिश्ता तोड़कर वो भाग रही होती है, लेकिन नदी के पास उसको भी पकड़ लिया जाता है। उसको भी बुरी तरह, उसका जो फेवरेट स्टाइल था गले पर खंजर मार कर मारना, उसी तरीके से ये 40 लोग उसे बेरहमी से मार देते हैं। 1240 में उसका दी एंड हो जाता है। लेकिन बस ये 4 साल के कालावधि में उसने ऐसे काम कर दिए कि उसका नाम इतिहास के पन्नों में छिपा रह गया। रजिया के जाने के बाद क्या होता है वो हम देखेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू।